Assalamualaikum. Welcome back to my channel. I'm Laiba Wasim. So in today's session, we will be covering one of the most important concept in accounting, that is the double entry system. अगर तो आप स्टूडेंट हैं या फिर अपना करियर ऑप्ट करना चाह रहे हैं बीबीए में, आईकॉम, बीकॉम, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, सीए, एसीसी या आईसीएमए या किसी भी टाइप की सर्टिफिकेट जो अकाउंटिंग या फाइनेंस से रिलेटेड है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अच्छा, डबल एंट्री सिस्टम में काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं कंफ्यूज होते हैं और स्टार्ट में ही इसको इग्नोर कर देते हैं। फिर जैसे-जैसे सेमेस्टर्स आगे बढ़ते रहते हैं, देन दे एंड अप मेमोराइज़िंग देयर जर्नल एंट्रीज़, जो कि बहुत गलत है क्योंकि जर्नल एंट्रीज़ मेन कॉन्सेप्ट है, मेन अकाउंटिंग का पार्ट है जो को अंडरस्टैंड करना विद लॉजिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंशाल्लाह आई विल एक्सप्लेन द डबल एंट्री सिस्टम फ्रॉम ए टू ज़ेड। मैं आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊँगी, हम ब्रेक डाउन करेंगे ईच कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह, और मैं आप लोगों को सिखाऊँगी कि कैसे आइडेंटिफ़ाई करना है, क्लासिफ़ाई करना है ईच टाइप ऑफ अकाउंट विद कॉन्फिडेंस। तो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि आप लोग सोचें कि 50,000 देकर आपने अगर मोबाइल परचेज़ किया है, तो क्या सिर्फ़ आप लोगों के पैसे गए हैं? नो। आप लोगों का कैश कम हुआ है, पैसे भी गए हैं, लेकिन एक चीज़ आई है, आप लोगों ने मोबाइल परचेज़ कर लिया। एक तरफ आपका कैश कम हुआ और दूसरी तरफ आपके पास मोबाइल आ गया। यानी एक ही चीज़ गई और एक ही चीज़ आ गई, ठीक है? अकाउंटिंग भी हमारी इसी तरह से काम करती है, यानी एक चीज़ गई और एक चीज़ मिल गई। इसीलिए कहते हैं कि एवरी ट्रांज़ैक्शन हैज़ एट लीस्ट 2 इफ़ेक्ट्स, यानी हर ट्रांज़ैक्शन के हमेशा 2 इफ़ेक्ट्स होते हैं। एक चीज़ हमें मिली और एक चीज़ चली गई। इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। Now, if I'm gonna tell you in simple words, तो डबल एंट्री सिस्टम वो अकाउंटिंग सिस्टम है जिसमें हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कम से कम 2 अकाउंट्स को इफेक्ट करती है। जैसे मैंने आपको बताया, एक चीज़ आई और एक चीज़ गई, 2 अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं। अब 2 अकाउंट्स जो इफेक्ट हो रहे होते हैं, एक अकाउंट हमेशा डेबिट होता है और एक एक अकाउंट हमेशा हमारा क्रेडिट होता है, और दोनों की अमाउंट्स हमेशा बराबर होती हैं। मोबाइल परचेज़ किया 50,000 का, कैश भी गया 50,000 का। एक चीज़ डेबिट होगी, एक चीज़ क्रेडिट। अभी मैं आप लोगों को बहुत डीपली नहीं बता रही कि क्या क्रेडिट, क्या डेबिट हो रहा है। जब हम एक-एक चीज़, एक अकाउंट ईच अकाउंट को हम डीपली समझ लेंगे, तो इंशाल्लाह आप लोगों को डबल एंट्री सिस्टम की जर्नल एंट्रीज़ की भी समझ आ जाएगी। ओके, इसी तरह अगर मैं आप लोगों से एक और एग्जांपल डिस्कस करूँ कि बिज़नेसेस परचेज़ फर्नीचर ऑन कैश 20,000, तो आप लोग खुद बताएँ कि बिज़नेस ने अगर एक फर्नीचर परचेज़ किया है, बिज़नेस का कैश जाएगा और फर्नीचर मिलेगा। एक चीज़ आई, एक चीज़ गई, 2 अकाउंट्स इफ़ेक्ट हुए। कैश कम हुआ, फर्नीचर बढ़ गया। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 अकाउंट्स इफ़ेक्ट हुए हैं, एक फर्नीचर एंड और कैश। इसीलिए इसे हम डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। अगर हम सिर्फ फर्नीचर को रिकॉर्ड करें और कैश को रिकॉर्ड ना करें, तो अकाउंट्स हमारे कभी भी बैलेंस नहीं होंगे। इसीलिए दोनों दोनों अकाउंट्स जो इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं, उन दोनों की रिकॉर्डिंग करना मस्ट है। अब काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं डबल एंट्री का मतलब 2 बार एंट्री समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है, 2 बार एंट्री करना, डबल एंट्री का मतलब ये नहीं कि 2 बार एंट्री करना। डबल एंट्री का मतलब है कि हर ट्रांज़ैक्शंस के 2 इफ़ेक्ट्स हैं, एक डेबिट है और एक क्रेडिट है। ओके स्टूडेंट्स, अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि डबल एंट्री सिस्टम में हम किस चीज़ को डेबिट करेंगे और किस चीज़ को क्रेडिट करेंगे, कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ हमारा बिस्किट डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है, हमारा कैश डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। इस चीज़ को समझने के लिए अकाउंटिंग में कुछ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं जो ट्रांजैक्शन से इफेक्ट हो रहे होते हैं। यानी हमने ट्रांजैक्शन किया, कुछ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हैं। अब बिस्किट और कैश जो है स्पेसिफिक टाइप ऑफ अकाउंट्स होंगे, उनको हमें खुद रिकग्नाइज करना है कि ये कौन से टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हैं। तो उसको समझने के लिए मैं आप लोगों को स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को डीपली समझाऊंगी इंशाल्लाह। फिर आप लोगों को समझ आ जाएगी कि कौन सा अकाउंट कब इफेक्ट हो रहा है। अब हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं: एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी दैट इज कैपिटल, इनकम एंड एक्सपेंसेस। इन्हें हम अकाउंट टाइप्स कहते हैं। ये हमारे पास 5 अकाउंट टाइप्स हैं। बिजनेस में अब जितनी भी हमारी ट्रांजेक्शन्स होती रहती हैं, वो इन्हीं अकाउंट टाइप्स में किसी एक या दो को इफेक्ट करती हैं। जैसे बिस्किट है और कैश है। अब हमने ढूंढना है कि बिस्किट और कैश एसेट है, लायबिलिटीज है, इनकम है, एक्सपेंसेस है, ठीक है हमारे लिए। अभी हमें इनके डेफिनेशन से रूल्स नहीं याद करते, अभी हम सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि हर ट्रांजैक्शन इन्हीं कैटेगरीज के थ्रू रिकॉर्ड होगी, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने, अगर चले हम क्विक प्रैक्टिस करते हैं। अगर बिजनेस ने कंप्यूटर परचेज किया तो वो क्या होगा, वो कौन सी टाइप इफेक्ट होगी। अब कंप्यूटर हमारा
एसेट है, बिजनेस के लिए एसेट होगा तो एसेट इफेक्ट होगा। अब दूसरा, अगर कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे दी है तो सैलरी एम्प्लॉय एक कंपनी के लिए क्या होगी, एक्सपेंस होगा, हमारा एक्सपेंस इफेक्ट हो गया। अब हमारे कस्टमर से हमें इनकम मिल गई है, कंपनी हैज जनरेटेड देयर इनकम। अब जिस जैसे इनकम जनरेट हुई है वो कंपनी के लिए क्या होगी, इनकम होगी, इनकम की कैटेगरी है। अगर बैंक से लोन ली है, मैंने बैंक से लोन ली है, अब कंपनी के लिए लोन क्या है, लाइबिलिटी है, जिम्मेदारी है, उसको फ्यूचर में पे ऑफ करना है। इस तरह ये हमारी कैटेगरीज हैं। अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर ऑनर ने पैसा इन्वेस्ट किया कंपनी में तो वो क्या होगा, वो इक्विटी होगा, क्योंकि ऑनर ने अपना खुद पैसा इन्वेस्ट किया। तो इन सिंपल ये कंक्लूजन ये है कि याद रखें कि अकाउंटिंग में हज़ारों अकाउंट्स नेम हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कैश है, बैंक, रेंट, सैलरी, सेल्स, लोन, फर्नीचर, लेकिन ये सब आखिर में इन्हीं 5 अकाउंट टाइप्स में ही आते हैं, ठीक है। काफ़ी आप लोगों को अकाउंट्स के नेम नज़र आएंगे, लेकिन आप लोगों ने अब उसको कैटेगराइज करना है कि ये किस उन 5 स्पेसिफिक अकाउंट टाइप में किसकी कैटेगरी में जाता है, ठीक है। ओके, अब ये हमारे पास यहाँ पे आ जाती हैं अकाउंट टाइप्स, एसेट, लाइबिलिटीज, ऑनर्स, इक्विटीज, इनकम, एक्सपेंसेस। एसेट्स जब भी इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। मेरे पास बिस्किट आया यानी एसेट मेरे पास इंक्रीज हुआ, डेबिट हो गया। कैश मेरे पास से चला गया था, कैश भी एसेट है, वो भी हमारा डिक्रीज हुआ, वो क्रेडिट हो गया। लाइबिलिटीज जब भी इंक्रीज होंगी क्रेडिट होगा, डिक्रीज होंगी डेबिट होगा। लाइबिलिटीज का मैंने बताया था लोन, लोन मेरे पास इंक्रीज हुआ, मैंने किसी से लोन लिया, मेरे पास इंक्रीज हुआ, लाइबिलिटी मेरी इंक्रीज हुई, क्रेडिट हो गया। मैंने लोन पे ऑफ कर दिया, मेरा डिक्रीज हो गया, डेबिट हो गया। ऑनर्स इक्विटी, मैंने अपनी कंपनी में 10,000 इन्वेस्ट किया, इंक्रीज हुआ, ऑनर्स इक्विटी इंक्रीज हुआ, क्रेडिट हो गया। डिक्रीज कैसे होगा, मैंने अपनी कंपनी से 20,000 अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लिया, वो भी ऑनर्स इक्विटी का पार्ट होता है। नेक्स्ट में मैं जाके आपको बताऊंगी कि उसका स्पेसिफिक नेम क्या होता है। जैसे ही वो डिक्रीज हुआ, डेबिट हो गया। इनकम मैंने जनरेट की, मेरे कस्टमर ने मुझे 10 लाख इनकम दी है, इंक्रीज हुआ मेरा इनकम, क्रेडिट हो गया। जैसे ही मेरी इनकम डिक्रीज हुई, मुझे लॉस हुआ, डेबिट हो गया। एक्सपेंसेस, मैंने अपने एम्प्लॉय को सैलरी दी है, मेरा एक्सपेंस इंक्रीज हुआ, डेबिट हो गया। एक्सपेंस डिक्रीज कैसे होगा कि मैंने अपने सप्लायर को पैसे पे कर दिए हैं, जैसे ही मैंने किया मेरा एक्सपेंस डिक्रीज हुआ, क्रेडिट हो गया। तो यही 5 अकाउंट टाइप्स हैं जो मॉडर्न डबल एंट्री सिस्टम की फाउंडेशन है। और ये अकाउंटिंग इक्वेशन जो आप लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी होगी, एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस ऑनर्स इक्विटी, इस पर बेस होती है। ये टेबल है, इसी की बेस पर हम अपने एसेट, लायबिलिटीज, ऑनर्स इक्विटी, इनकम और एक्सपेंसेस को डेबिट, क्रेडिट क्या लेबल दे सकते हैं। लेकिन इस टेबल का आप जितना भी रटा लगा लेना तब तक कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आपको इन तमाम 5 के 5 अकाउंट्स का डीपली पता ना हो कि एसेट होता क्या है, इनकी डेफिनेशंस हैं क्या, कौन सी कंडीशंस मीट करती हैं तो ये वाली अकाउंट्स ये कहलाते हैं। और ये भी अगर आपको समझ आ जाए तो उसके बावजूद भी इस टेबल का फ़ायदा नहीं है जब तक आप लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस के सेट्स को प्रैक्टिस कर 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 के आप लोग थक ना जाए ना, तब तक आप लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं आएगी। तो इसीलिए मेरा आप लोगों को मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप वीडियो को एंड तक देखिए। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को 13 टू 14 क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट्स करवाऊँगी, जिससे आपकी एक-एक चीज़ क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ एसेट्स, और हम क्विक डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे ताकि आपको ईज़िली समझ आ जाए कि इनकी डेफिनेशंस का प्रॉपर मीनिंग क्या है। ओके, सबसे पहले मैं आप लोगों को एसेट की डेफिनेशन में बताऊँ तो सबसे पहले रिसोर्स होता है। यानी एसेट सबसे पहले एक रिसोर्स होता है, यानी कोई ऐसी चीज़ जो बिज़नेस के पास हो और उसकी वैल्यू भी होनी चाहिए, उसको कहते हैं रिसोर्स, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल कैश हो गया, बिल्डिंग होगी, मशीनरी होगी, इन्वेंट्री होगी। अगर तो बिज़नेस के पास मशीन है और जो प्रोडक्ट्स बनाती है तो वो बिज़नेस का रिसोर्स है। फर्स्ट पॉइंट हो गया रिसोर्स। सेकंड पॉइंट हमारे पास है कंट्रोल्ड, यानी कंट्रोल होना चाहिए बिज़नेस के पास। बिज़नेस का उस रिसोर्स जो रिसोर्स है उस पर कंट्रोल होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि बिज़नेस के पास लीगल ओनरशिप भी हो, लेकिन बिज़नेस अगर उस चीज़ को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर रहा है तो उस चीज़ का यानी बिज़नेस के पास कंट्रोल है। मैं आप लोगों को एग्जांपल दे देती हूँ कि अगर कंपनी ने मशीन फाइनेंस लीज़ पर ली और उस मशीन को सिर्फ कंपनी यूज़ करती है, ठीक है, और उससे इनकम जनरेट हो रही है, लेकिन मशीन किस पे ली है, फाइनेंस लीज़ पर ली है, उसका सिर्फ कंपनी का उस चीज़ का कंट्रोल है, इसलिए हम उसको एसेट रिकग्नाइज कर सकते हैं क्योंकि उसके पास उस मशीन का कंट्रोल है, यानी कंपनी के पास उस मशीन का कंट्रोल है लेकिन ओन नहीं करती,
ठीक है, या तो ओन करे या तो कंट्रोल करे। अब यहाँ पे मैंने जो आप लोगों को एग्जांपल दिए वो कंट्रोल कर रही है, ठीक है। थर्ड हमारे पास पॉइंट आ जाता है रिजल्ट्स ऑफ पास्ट इवेंट्स। पास्ट इवेंट का रिजल्ट होना चाहिए, यानी एसेट किसी भी पास्ट ट्रांजैक्शन या इवेंट की वजह से एग्जिस्ट करती है। ये नहीं कि अगर मैंने प्लान किया कि मैंने फ्यूचर में एक एसेट परचेज करना है तो उसको मैं एसेट नहीं कह सकती, क्योंकि फ्यूचर की बात आ रही है। पास्ट इवेंट या ट्रांजैक्शन की बेस पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो एसेट है या नहीं है। एक एग्जांपल मैं दूं कि अगर आज एक बिजनेस ने 5 लाख की डिलीवरी वैन परचेज की है, अब परचेज हो चुकी है, यानी पास्ट में एक इवेंट अकर हो गया था, इसलिए हम इसको एसेट रिकग्नाइज कर रहे हैं। लेकिन अगर सिर्फ एक ऑर्डर प्लेस किया है और डिलीवरी नहीं मिली अभी तक, तो उसको एसेट हम रिकग्नाइज नहीं करेंगे। ये हमारे पास हो गया थर्ड पॉइंट कि या तो ओन करे, सॉरी, रिजल्ट जो है वो पास्ट इवेंट पे होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ पॉइंट है, दैट इज द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। अब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होता है कि एसेट से फ्यूचर में हमें कोई ना कोई फायदा हो रहा हो, यानी कोई ना कोई इकोनॉमिक बेनिफिट हमें मिल रहा हो या उसकी उम्मीद हो कि हमें मिलेगा, जैसे इनकम जनरेट करना, ठीक है। मैं एग्जाम्पल दूँ तो इन्वेंट्री फ्यूचर में हम सेल करेंगे और उसमें से प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। मशीनरी हमारी प्रोडक्ट्स बनाएगी और हमारी सेल्स इंक्रीज हो जाएंगी। लास्ट एग्जांपल दे दूं मैं तो वो कैश है। कैश से हम बिजनेस के रॉ मटेरियल्स परचेज कर सकते हैं या फिर हम अपनी लाइबिलिटी। ओके, ये हमारे पास एसेट्स की एग्जांपल्स आती हैं। मैंने आपको बताया था कि एसेट की एग्जांपल्स बहुत हो सकती हैं। जैसे मैं फर्स्ट बताऊं अकाउंट रिसीवेबल्स, कहीं पे भी अगर आपको अकाउंट रिसीवेबल्स मिल जाए तो आप समझ जाएं कि वो एसेट्स हैं। आप लोगों को सबसे पहले चीज़ का कॉन्सेप्ट समझना है, जो भी वर्ड है उसका कॉन्सेप्ट समझना है और उसको डेफिनेशन के साथ जो मैंने आपको रूल्स बताए हैं, कंडीशंस बताई हैं, उनके साथ मैच करना है। अगर तो मैच हो गया तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी एसेट की टाइप है। अब अकाउंट रिसीवेबल डेटर क्या होता है? अकाउंट रिसीवेबल ये होता है कि मेरे कस्टमर ने मुझसे एक इन्वेंट्री परचेज की, लेकिन अभी तक उसने मुझे पैसे नहीं दिए, मुझे फ्यूचर में पैसे रिसीव करने हैं, तो वो मेरा अकाउंट रिसीवेबल है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल आती है कैश और बैंक। कैश और बैंक, बैंक में जितने पैसे हैं वो भी हमारे एसेट्स हैं और कैश जो है वो भी हमारे एसेट्स हैं। मशीनरी कोई भी मशीनरी मेरे पास कंपनी में पड़ी है जिससे मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहा है। फॉर एग्जांपल प्रिंटिंग की शॉप है, मेरे पास प्रिंटर्स पड़ी हैं और मेरे प्रिंटिंग कर कर उसके थ्रू इकोनॉमिक बेनिफिट गेन कर रही हूँ, उसको मशीनरी। बिल्डिंग मेरी एक ऐसी है जो मैं ऑफिस के लिए यूज़ कर रही हूँ, ऑफिस का मेरा सारा सेटअप उसी बिल्डिंग में है, वो भी मेरा इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है, किसी पास्ट इवेंट की वजह से रिसोर्स है और मैं ओन कर रही हूँ उसको और कंट्रोल भी कर रही हूँ। ओके, तो ये हमारी डेबिट एंड क्रेडिट रूल है एसेट का, कि जैसे ही एसेट इंक्रीज होता है तो वो डेबिट होता है, जैसे ही डिक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होता है। ओके, अब हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है लाइबिलिटी की। जैसे मैंने एसेट्स को आपको पॉइंट्स में समझाया था, इसी तरह लाइबिलिटीज की भी पॉइंट्स में समझाऊंगी ताकि मेरे स्टूडेंट्स के लिए और इजी हो जाए, ठीक है। सबसे पहले हमारा पॉइंट है कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होनी चाहिए, यानी बिजनेस में अभी किसी न किसी चीज़ को वापस करने की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तो उसको कहते हैं हम लाइबिलिटी। मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपको। यानी एक कंपनी ने सप्लायर से 1 लाख का माल जो था, एक स्टॉक था, वो उधार पे लिया था, ठीक है। अब बिजनेस पर 1 लाख देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। इस चीज़ को जब सप्लायर को पैसे देने होते हैं इन फ्यूचर, उसको हम कहते हैं अकाउंट्स पेएबल, क्योंकि लाइबिलिटी पे जो करनी है हमने इन फ्यूचर में ही करनी है, तो इसको हम कहते हैं अकाउंट्स पेएबल, पे करनी है, क्रेडिटेड भी कहते हैं इसको। और ये हमारी लाइबिलिटी है। सेकंड हमारे पास जो पॉइंट आता है वो यही होता है कि पास्ट ट्रांजैक्शन या इवेंट की वजह से हो, यानी लाइबिलिटी बनती ही तब है जब हमने कोई चीज़, कोई ट्रांजैक्शन या इवेंट पास्ट में हो चुका होता है। मैं एग्जांपल इसकी दूँ कि बैंक ने बिजनेस को ₹5 लाख का अगर लोन दिया है, ठीक है। अब लोन मिलते ही लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है कंपनी पर, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट हो गई है क्योंकि उनको एक पास्ट इवेंट से ट्रांजैक्शन हो चुकी है। अगर सिर्फ लोन लेने का प्लान है कंपनी का या अभी लोन मिला ही नहीं है तो वो लाइबिलिटी नहीं बनी, क्योंकि एक पास्ट इवेंट नहीं हुआ, अभी फ्यूचर वाली बात ही चल रही है। थर्ड हमारे पास पॉइंट है कि फ्यूचर में सेटलमेंट करनी होती है। अब लाइबिलिटी को फ्यूचर में सेटल करना ज़रूरी है। इसकी एग्जांपल हमारे पास ये है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा एक कंपनी का आ गया 50,000 आया, 15,000 आए हैं, लेकिन अभी पे नहीं किया। अब बिजनेस को फ्यूचर में ये बिल पे करना है, इसलिए ये कंपनी की लाइबिलिटी है। फोर्थ पॉइंट हमारे पास है कि सेटलमेंट से इकोनॉमिक रिसोर्सेज आउटफ्लो होता है, ठीक है। जैसे ही हम सेटलमेंट करते हैं, जाहिर है कंपनी का कोई ना कोई रिसोर्स आउटफ्लो होगा। इसको एग्जाम्पल से हम समझेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि लाइबिलिटी सेटल करते वक्त जो बिजनेस को कोई इकोनॉमिक रिसोर्स होता है वो देना ही पड़ता है, जैसे कैश हो गया, इन्वेंट्री होगी या कोई ना कोई सर्विस होगी। जैसे बैंक को हमने अब जो लोन है वो रीपे करना है, तो बैंक को लोन रीपे करते हुए बिजनेस अपना कोई ना कोई कैश तो देगा ना। अब कैश क्या है? कंपनी का रिसोर्स है।
रिसोर्स क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। ये थी हमारे पास एग्जांपल। इसको भी मजीद ईजी समझने के लिए मैं आप लोगों के लिए इसका भी फॉर्मूला मैंने बनाया आप लोगों के लिए कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन प्लस पास्ट ट्रांजैक्शन प्लस फ्यूचर सेटलमेंट प्लस आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, इसको हम कहते हैं लाइबिलिटी। अगर मैं आपको मजीद इसकी रियल लाइफ एग्जांपल दूं तो मान लें कि एक कंपनी है और उस एक अकाउंटिंग फर्म है और उसने सप्लायर से 2 लाख के लैपटॉप जो है ना वो उधार पे ले लिए। अब इसके हमने इनको इसी स्टेटमेंट में से 4 पॉइंट्स निकालने हैं जो लाइबिलिटी के थे। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन यानी सप्लायर को हमने 2 लाख देने हैं। पास्ट ट्रांजैक्शन यानी लैपटॉप पहले ही हमने अपने सप्लायर से रिसीव कर लिए थे। फ्यूचर सेटलमेंट यानी पेमेंट अगले महीने करनी है। इकोनॉमिक आउटफ्लो पेमेंट के वक्त बिजनेस ने कैश बाहर चला। ओके तो लाइबिलिटी एग्जांपल हमारे पास अकाउंट्स पेबल और बैंक लोन है। अकाउंट्स पेबल को क्रेडिटर्स भी कहते हैं। अकाउंट पेबल का मतलब ये होता है कि हमने अपने सप्लायर से कोई ना कोई इन्वेंट्री या कोई भी सर्विस ली है लेकिन हम उसकी पेमेंट फ्यूचर में करेंगे। इसको अकाउंट्स पेबल कहते हैं कि ये बिजनेस की लाइबिलिटी है कि दे हैव टू पे इन फ्यूचर। फिर बैंक लोन क्या होता है? बैंक लोन होता है कि कंपनी जब भी कोई लोन देती है अपनी कंपनी के लिए, अपने बिजनेस के में फाइनेंस करने के लिए, तो उस कंपनी को बैंक को दोबारा वो पैसे वापस भी करने होते हैं। वो कंपनी की लाइबिलिटी होती है कि इन फ्यूचर दे हैव टू पे बैक द लोन टू द बैंक। डेबिट एंड क्रेडिट रूल हमारे पास इस तरह होता है कि जब लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज होती है तो उसको कैटेगरी जो होती है वो क्रेडिट के फॉर्म में होता है, जैसे ही डिक्रीज होता है तो उसको डेबिट कंसिडर किया जाता है। ऑनर्स इक्विटी को भी हम इसी तरह से पॉइंट्स में समझेंगे कि इसमें ना सबसे पहले जो पॉइंट हमारे पास होता है कि रेजिडल वैल्यू होता है। पहले मैं आपको ओवरऑल बता दूं कि ऑनर इक्विटी वो चीज़ होती है जिसमें जो रेजिडल इंटरेस्ट होता है ना वो बिजनेस के एसेट से लाइबिलिटीज को डिडक्ट करने के बाद ऑनर का बचता है, उसको हम कहते हैं ऑनर्स इक्विटी। आप लोगों के पास एक फॉर्मूला था जो हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन होती है, एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज माइनस ऑनर्स इक्विटी। अगर तुम इस फॉर्मूला को थोड़ा आगे पीछे कर दे तो हमारे पास ऑनर्स इक्विटी का भी फॉर्मूला निकलता है, यानी ऑनर्स इक्विटी इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तो इस डेफिनेशन का मतलब यही है कि हम एसेट में से जब लाइबिलिटीज को माइनस करते हैं तो हमारे पास जो हिस्सा बचता है वो होता है ऑनर्स इक्विटी। अब सबसे पहले हमारा पॉइंट था रेजिडल इंटरेस्ट। रेजिडल इंटरेस्ट का मतलब हमारा होता है बचा हुआ हिस्सा। इसका मतलब ये है कि ऑनर का वो हिस्सा होता है जब हम अपनी सारी एसेट्स, कंपनी के एसेट्स में से लाइबिलिटीज को माइनस कर देते हैं, जो चीज़ बचती है वो हमारा क्या होता है? रेजिडल इंटरेस्ट। एग्जाम्पल मैं आपको दूं, अगर तो कंपनी की एसेट्स 10 लाख थी और लाइबिलिटी 3 लाख थी, यानी हमारी लाइबिलिटी कम है अपने एसेट्स से, तो ऑनर्स इक्विटी इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। पीछे हमारा क्या आंसर बचता है? 7 लाख। अब 7 लाख जो है वो ऑनर का इंटरेस्ट है, यानी ऑनर का हक है इस पर। सेकेंड पॉइंट हमारा ये बनता है कि जो बिजनेस के एसेट्स हैं उस पर ऑनर क्लेम कर सकता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो बिजनेस का ऑनर है उसके जो नेट एसेट्स पर वो क्लेम कैसे कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ऑनर हर एसेट को इंडिविजुअली ओन कर सकता है, बल्कि इसका मतलब ये है कि एसेट्स में से लाइबिलिटीज के बाद जो वैल्यू बचती है उस पर ऑनर क्लेम कर सकता है। मैं इसकी भी एग्जांपल दूं कि हमारे पास कैश जो था वो 2 लाख है और फर्नीचर 3 लाख का है, इन्वेंट्री 5 लाख की है, तो हमारे पास टोटल एसेट्स क्या बनेंगे? वो 10 लाख बन जाएंगे। अब टोटल एसेट्स के ऊपर हमने लोन लिया हुआ था 2,50,000 का। अब जैसे ही हम आपने उसी को ऑनर्स इक्विटी इज इक्वल्स टू एसेट्स को माइनस करेंगे लाइबिलिटी से, तो हमारे पास क्या आंसर बचेगा? 7,50,000। ये है ऑनर का क्लेम। थर्ड पॉइंट हमारा आता है ऑनर की इन्वेस्टमेंट से इंक्रीज होती है, यानी जब ऑनर बिजनेस में कोई ना कोई पैसा या एसेट को इन्वेस्ट करता है तो ऑनर्स इक्विटी इंक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपनी कंपनी में 5 लाख रुपीज़ यानी कैश इन्वेस्ट किया है। मेरा कैश इंक्रीज हुआ कंपनी में, यानी एसेट इंक्रीज हुआ और ऑनर्स इक्विटी भी इंक्रीज हुई है, यानी कैपिटल भी मेरा इंक्रीज हो गया। अब फोर्थ पॉइंट हमारा ये है कि प्रॉफिट से इंक्रीज होता है। प्रॉफिट से इंक्रीज कैसे होता है? यानी बिजनेस जब प्रॉफिट कमाता है तो वो ऑनर की इक्विटी को बढ़ा देता है। अब बिजनेस ने जैसे ही 1,20,000 अगर प्रॉफिट अर्न किया है अपने साल का, तो वो ऑनर्स इक्विटी को इंक्रीज कर देगा। फिफ्थ पॉइंट है ड्राइंग्स और लॉस से डिक्रीज हो जाती है ऑनर्स इक्विटी। ड्राइंग्स क्या होती हैं? जब भी कोई कंपनी अपने कंपनी का ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए अपने, यानी फॉर एग्जांपल अपने घर में अपने घर के लिए कोई फर्नीचर परचेज करना है एक ऑनर ने, जैसे ही उसने ड्राइंग्स, जैसे ही अपने पर्सनल यूज के लिए कोई एसेट निकाला, कुछ भी पैसा कैश वगैरह निकाला, तो उसको हम कहेंगे ड्राइंग्स। इससे ऑनर्स इक्विटी कंपनी में कम हो जाती है। एक एग्जांपल है, ऑनर ने 30,000 पर्सनल यूज के लिए निकाली है कंपनी में से। अब ऑनर्स की जो इक्विटी थी ₹30,000 वो डिक्रीज हो जाएगी, यानी ये एग्जाम्पल नंबर 1 ड्राइंग्स की है।
जब पर्सनल यूज़ के लिए ऑनर पैसे निकालता है तो उसको ड्राइंग्स कहते हैं। इक्विटी की हमारी डेबिट एंड क्रेडिट रूल इस तरह होता है कि इक्विटी जब भी हमारा इंक्रीज़ होता है तो उसको क्रेडिट की फॉर्म में लिखा जाता है और जैसे ही डिक्रीज़ होता है तो उसको डेबिट कंसिडर किया जाता है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम। इनकम के भी हमें इसी तरह पॉइंट्स में अगर आप लोगों को बताऊं तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि इनकम का मतलब क्या होता है। इनकम का मतलब यही है कि बिजनेस की किसी एक्टिविटी के थ्रू कोई ना कोई फाइनेंशियल फायदा मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कस्टमर को ₹50,000 की सर्विस दी है और पेमेंट मिल गई है कंपनी को। अब बिजनेस के पास कैश रिसीव हुआ है, कैश कैश रिसीव हुआ, ये इकोनॉमिक बेनिफिट है और ये इनकम है। ठीक हो गया। सेकंड पॉइंट हमारा है कि इनकम बिजनेस की नॉर्मल या दूसरी एक्टिविटीज से अर्न होती है। अब इनकम दो तरह की होती है, एक ऑपरेशनल इनकम होती है, एक नॉन ऑपरेशनल इनकम होती है। ऑपरेशनल इनकम वो होती है कि कंपनी अपने अपने जो बिजनेस नेचर ऑफ बिजनेस है, फॉर एग्जांपल लैपटॉप सेल करती है। अब लैपटॉप सेल किया है तो उसके थ्रू जो इनकम आई है वो ऑपरेशनल इनकम है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम वो है कि अगर कंपनी ने बैंक में सेविंग अकाउंट्स में अपने पैसे रखवाए हुए हैं और उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, क्योंकि वो उनकी अपनी बिजनेस एक्टिविटी से कोई जनरेट नहीं हो रहा। इसको हम कहते हैं ऑपरेशनल एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। थर्ड पॉइंट हमारे पास आ जाता है ऑनर्स इक्विटी भी इंक्रीज होती है। जैसे मैं हम ऑनर्स इक्विटी में पहले ही डिस्कस करके आ चुके हैं कि जैसे ही कंपनी के ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू कोई पैसा इंक्रीज़ होता है यानी कोई इनकम जनरेट होती है तो ऑनर की भी इक्विटी इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे बिज़नेस के शुरू में इक्विटी जो थी ना ऑनर की वो थी 5 लाख, यानी 5 लाख ऑनर ने खुद इन्वेस्ट किया हुआ था। लेकिन महीने के एंड पर जब बिज़नेस ने 80,000 इनकम अर्न की तो अब अगर कोई एक्सपेंस ना हो तो न्यू इक्विटी क्या बनेगी, 5,80,000, वरना एक्सपेंसेस निकालने के बाद हमारी न्यू इक्विटी बनेगी। ठीक है। फोर्थ हमारे पास पॉइंट ये होता है कि अगर ऑनर ने अपनी पॉकेट से कोई बिजनेस में इन्वेस्ट किया कैश तो उसको हम इनकम नहीं कहते। इसकी एग्जांपल ये है कि ऑनर ने बिजनेस में ₹1 लाख इन्वेस्ट किया, कैश भी इंक्रीज हुआ, इक्विटी भी इंक्रीज होगी, लेकिन ये इनकम नहीं है बल्कि ये क्या है, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ऑनर्स इन्वेस्टमेंट। इनकम के डेबिट और क्रेडिट रूल इस तरह होता है कि जब भी इनकम हमारा इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है, डिक्रीज होता है तो डेबिट होता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ एक्सपेंस इज अ कॉस्ट। एक्सपेंस ना वो कॉस्ट होती है जो बिजनेस अपने इनकम को जनरेट करने या फिर डेली ऑपरेशंस को चलाने के लिए इनकर करता है। एक्सपेंस की वजह से हमारे एसेट्स, लाइबिलिटीज और ऑनर्स इक्विटी पे इफेक्ट आता है। एक्सपेंस की वजह से हमारे एसेट्स डिक्रीज होते हैं, लाइबिलिटीज इंक्रीज होती हैं और ऑनर्स इक्विटी भी डिक्रीज होता है। ये जो मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट्स बताती हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। ये आप लोगों के लिए फ्यूचर में बहुत हेल्पफुल रहेगा जब आप लोग मजीद इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और ये चीज़ें जब कॉम्प्लेक्स चीज़ें सीखने पे आएंगे तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को बहुत फ़ायदा देंगी। अब एक्सपेंस को समझने के लिए भी मैंने आप लोगों के लिए पॉइंट्स की कैटेगरीज में इसको लिख दिया ताकि आप लोगों को समझ आए कि एक्सपेंस है क्या। सबसे पहले एक्सपेंस इज अ कॉस्ट। क्या मतलब है कि ये खर्चा है। एक्सपेंस बिजनेस का वो खर्चा होता है जो बिजनेस को चलाने या फिर इनकम कमाने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल ये है कि आपने एम्प्लॉय को यानी एक कंपनी ने एम्प्लॉय को 50,000 सैलरी दी है। अब सैलरी बिजनेस का एक्सपेंस है। वो क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय बिजनेस के लिए काम कर रहा था। सेकंड पॉइंट, इनकम फॉर अर्निंग इनकम। एक्सपेंस को इसलिए किया जाता है ताकि हम अपनी इनकम जनरेट कर सकें। इसका क्या मतलब है? एक्सपेंस का मकसद ही ये होता है कि हम अपने इनकम अर्न करें या फिर बिजनेस ऑपरेशंस को कंटिन्यू रखा जाए। एग्जाम्पल है कि आपने फेसबुक पे ना 20,000 की एडवर्टाइजमेंट चलाई है ताकि सेल्स बढ़ें। अब जाहिर है जितनी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट होंगी उतनी ही कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हुआ, कस्टमर अट्रैक्ट हुए, हमारी इनकम अर्न करने के लिए कॉस्ट चली गई, यानी इनकम जनरेट भी होगी। अब थर्ड पॉइंट है, इट कॉजेज डिक्रीज इन एसेट्स और इंक्रीज इन लाइबिलिटीज। जो मैंने आपको बताया है कि इसकी वजह से एसेट्स डिक्रीज और डिक्रीज होती हैं और हमारे लाइबिलिटीज जो होती हैं वो इंक्रीज होती हैं। एक्सपेंस होने पे या तो बिजनेस का एसेट कम होता है या तो लाइबिलिटीज बढ़ जाती हैं। सिंपल वर्ड्स में ये बात है। एग्जाम्पल में अगर आपको एसेट डिक्रीज की दूं तो वो ये है कि अब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का बिल था जो कैश से हमने पे किया। अब हमारा कैश एसेट था, डिक्रीज हो गया क्योंकि कैश चला गया। हमारा एक्सपेंस इंक्रीज था क्योंकि एक्सपेंस इंक्रीज हुआ था जिसकी वजह से कैश हमारा डिक्रीज हुआ। एग्जाम्पल 2 में अगर आपको दूं कि हमारी लाइबिलिटीज इंक्रीज होती हैं कि अब इलेक्ट्रिसिटी का बिल अभी हमने पे नहीं किया, यानी फ्यूचर में भी हमने पे करना है, इस मंथ का हमने 30th को पे करना है, तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हमारा इंक्रीज होगा ना, जिसकी वजह से हमारी लाइबिलिटी भी इंक्रीज होगी क्योंकि इन फ्यूचर यानी पे एबल्स इंक्रीज हो रहे हैं। इन फ्यूचर वी हैव टू पे आवर इलेक्ट्रिसिटी बिल। फोर्थ हमारे पास है, इट रिड्यूसेस द ऑनर्स इक्विटी, यानी एक्सपेंस प्रॉफिट को कम करते हैं और प्रॉफिट कम होने की वजह से हमारा ऑनर्स इक्विटी भी डिक्रीज हो जाता है। इसकी एग्जांपल हमारे पास है कि हमारी इनकम जनरेट हुई थी 5 लाख
और एक्सपेंस हमारा आया 3,50,000। इस एक्सपेंस में हमारी सैलरी एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस थे, ठीक है। इनकम 5 लाख थी, एक्सपेंस हमारा 3,50,000 आए, पीछे प्रॉफिट कितना बचा, 1,50,000। अब अगर एक्सपेंसेस हमारे ₹4 लाख होते तो प्रॉफिट सिर्फ 1 लाख रहता, यानी ज़्यादा एक्सपेंसेस कम प्रॉफिट, ऑनर्स इक्विटी भी कम, ठीक है। फिफ्थ हमारा पॉइंट जो है, फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट ये है कि रिजल्ट्स फ्रॉम पास्ट ट्रांजैक्शंस या इवेंट्स। एक्सपेंस को तब रिकग्नाइज किया जाता है जब बिजनेस कोई सर्विस या बेनिफिट रिसीव कर चुका है। एक्सपेंस को तब रिकग्नाइज किया जाता है जब बिजनेस कोई सर्विस या बेनिफिट रिसीव कर चुका है। अच्छा, अब इसी एग्जांपल ये है कि हमने जुलाई में ऑफिस का रेंट यूज़ किया और मंथ के एंड पर रेंट एक्सपेंस रिकग्नाइज किया, यानी हमने अभी रेंट पे नहीं किया जुलाई का, लेकिन हमने बेनिफिट ले लिया उसका, लेकिन हम जुलाई का रेंट एंड पे करेंगे बेनिफिट लेने के बाद। इसको हम एक्रूड एक्सपेंस भी कहते हैं। अगर आपको एक्रूड एक्सपेंस या फिर प्रीपेड एक्सपेंस का नहीं आइडिया, तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके इसकी वीडियो भी मैंने प्रॉपर बनाई हुई है। एक्सपेंस को हम डेबिट और क्रेडिट रूल इस तरह अप्लाई करते हैं कि एक्सपेंस जब भी हमारा इंक्रीज होता है तो उसको डेबिट कंसिडर किया जाता है, जब भी हमारा डिक्रीज होता है तो उसको क्रेडिट कंसिडर किया जाता है। गोइंग टू स्टार्ट अ डबल एंट्री सिस्टम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अगर तो आपने मेरे पिछला पूरा लेक्चर सुना है जिसमें मैंने चार्ट ऑफ अकाउंट्स यानी स्पेसिफिक अकाउंट्स नेम और टाइप्स को डिस्कस किया था, हमारी 5 अकाउंट्स थे, उनको मैंने पूरा डिटेल में डिस्कस किया, आपको एग्जांपल्स बताई, और कौन सा अकाउंट जो है कब डेबिट या कब क्रेडिट होता है वो भी मैंने बताया, और डेबिट और क्रेडिट कब, डेबिट और क्रेडिट को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं वो चीज भी बताई, ठीक है। अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, द ओनर स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग कैश दैट इज $50,000। नाउ वी हैव टू रिकॉग्नाइज दैट टाइप ऑफ अकाउंट। हमने जो स्पेसिफिक अकाउंट समझे थे उन अकाउंट को हमने चेक करना है कि कौन से वो दो अकाउंट्स हैं जो एक ट्रांजैक्शन की वजह से इफेक्ट हो रहे हैं। हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी कि एवरी ट्रांजैक्शन इफेक्ट एटलीस्ट 2 अकाउंट्स। अब एक ट्रांजैक्शन है, एटलीस्ट 2 अकाउंट्स इफेक्ट होंगे। सबसे पहले हमने देखना है पहला अकाउंट कौन सा इफेक्ट हो रहा है, जो डेबिट होगा, और कौन सा अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा। इसमें है द ओनर स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग कैश दैट इज $50,000, यानी एक ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया इन्वेस्ट कर कर कैश 50,000। हमें एक बात तो समझ आ गई है जो इजी इजी वे में हमें सामने नजर आ रही है कि एक ओनर ने कैश इन्वेस्ट किया बिजनेस में। हमने हर चीज को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू देखना है। अब हमने ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना कि ऑनर ने इन्वेस्ट किया है तो क्या चीज होगी, हमने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि एक चीज बिजनेस में आई है तो उसका इम्पैक्ट ऑनर का क्या होगा, ठीक है। हमारा कैश इन्वेस्ट हुआ है, इन्वेस्टिंग कैश 50,000, यानी हमारा कैश इंक्रीज हुआ। कैश क्या है, सबसे पहले हमने देखा कैश था हमारा एसेट। अगर आपको नहीं पता ये एसिड क्यों है तो आप जाके मेरा पिछला लेक्चर दोबारा से देखें और समझें कि एसिड की डेफिनेशन क्या है और कौन सी चीज एसिड की कैटेगरी में कब लाई करती है। अब कैश हमारा एसिड थे वो इंक्रीज हुआ 50,000 से, तो ये डेबिट हुआ। जो भी चीज डेबिट होती है वो पहले लिखी जाती है। अब कोई चीज क्रेडिट भी तो होगी। कैश तो बिजनेस में आया तो डेबिट हुआ, जब भी एसिड इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है। अब कौन सी चीज इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट हो रहा है। ऑनर स्टार्टेड अ बिजनेस, ऑनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया 50,000, यानी ऑनर की इक्विटी इंक्रीज हुई। अगर तो आपको नहीं पता ऑनर इक्विटी क्या होती है तो ऑनर इक्विटी क्या, दोबारा से मेरी डेफिनेशन उसकी सुने और चेक करें कि मैंने क्या क्या कंडीशंस बताई थी कि वो मीट होंगी तो ऑनर्स इक्विटी होगा। अब यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है कि ऑनर्स इक्विटी हमारा इंक्रीज हुआ है। ऑनर्स इक्विटी इंक्रीज क्यों है, क्योंकि उसने बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, तो ऑनर की इक्विटी इंक्रीज हुई है $50,000 से, जो कि क्रेडिट हो रहा है। अब ऑनर इक्विटी क्या होता है, हमारा इक्विटी का हिस्सा है। इक्विटी जब भी इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होता है। ओके ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि परचेज द ऑफिस इक्विपमेंट फॉर कैश $8,000, यानी एक कंपनी ने एक ऑफिस के लिए इक्विपमेंट परचेज किया जिसकी प्राइस थी 8,000। अब एक इक्विपमेंट परचेज करने के लिए इक्विपमेंट बिजनेस में आएगा, कैश जाएगा, एक चीज आई, एक चीज आई और एक चीज गई। अब सबसे पहले आप लोग चेक करें कि ये दोनों चीजें क्या हैं। इसकी तो समझ आ रही है कि एक इक्विपमेंट परचेज करेंगे तो वो एसेट होगा, ये हमारा एसेट निकल आया। कैश क्या होता है, वो भी एसेट होता है। अब आप इजीली रिकॉग्नाइज करने के बाद आप लोग इजीली कैटेगराइज कर सकते हैं कि एसेट जब भी इंक्रीज होता है तो वो डेबिट होता है, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। अब हमारे पास इक्विपमेंट आया है, इक्विपमेंट इंक्रीज हुआ है कितने से, $8,000 से, तो डेबिट हुआ। डेबिट की एंट्री हमेशा फर्स्ट लाइन में आती है। कैश हमारा डिक्रीज हुआ 8,000 से, जो कि हमारा क्रेडिट हुआ।
थर्ड क्वेश्चन इज बिजनेस परचेज इन्वेंट्री ऑन क्रेडिट $12,000। सबसे पहले हमने वो अकाउंट्स देखने हैं जो इफेक्ट हुए हैं एक ट्रांजैक्शन की वजह से। दो अकाउंट्स क्या हैं कि बिजनेस ने परचेज की इन्वेंट्री, एक इन्वेंट्री है अकाउंट, और ऑन क्रेडिट, क्रेडिट 12,000। अब बच्चे इस क्रेडिट में बहुत कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहले हमारा इन्वेंट्री क्या है? एसेट। अब क्रेडिट, क्रेडिट में जहां पे भी क्रेडिट का वर्ड आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्रेडिट का मतलब होता है अकाउंट्स पेएबल। अकाउंट्स पेएबल यानी लाइबिलिटी। कंपनी ने एक इन्वेंट्री परचेज की है लाइबिलिटी पे, यानी इन्वेंट्री परचेज कर लिया है लेकिन पैसे बाद में देगी। तो क्रेडिट क्या हुआ? ये होता है अकाउंट्स पेएबल। अकाउंट्स पेएबल किसका हिस्सा है? अकाउंट्स पेएबल किसका पार्ट है? जो मैंने 5 अकाउंट्स आपको पढ़ाए थे, मैंने क्या कहा था कि उसमें 5 ही अकाउंट्स होंगे। अब ये किसकी कैटेगरी है? ये है लाइबिलिटी की कैटेगरी। अकाउंट्स पेबल किस में आते हैं? लाइबिलिटी में, यानी कंपनी की लाइबिलिटी है। इन फ्यूचर कंपनी ने एक अपने सप्लायर को पैसे देने हैं। अब हम देखेंगे कि डेबिट पहले कौन सी चीज हो रही है। तो बिजनेस ने एक इन्वेंट्री परचेज की एसेट, यानी एसेट आया कंपनी के पास। जब भी एसेट इंक्रीज होता है तो वो डेबिट होता है। इसका मतलब इन्वेंट्री हमारा पहले लिखा जाएगा क्योंकि ये डेबिट हो रहा है। इन्वेंट्री $12,000 दैट इज डेबिट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है ऑन क्रेडिट। मैंने आपको बताया जो भी चीज क्रेडिट पे होगी वो होगा अकाउंट्स पेबल यानी लाइबिलिटी। अकाउंट्स पेबल जब भी इंक्रीज होती है, अकाउंट्स पेबल कंपनी की इंक्रीज हो रही है ना कि बाद में देने हैं, हमने पे करने हैं। अकाउंट पेबल यानी लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है तो वो क्या होता है? क्रेडिट। 12,000 से क्रेडिट हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजनेस सोल्ड गुड्स फॉर $5,000। इसकी भी टू अकाउंट्स हम रिकग्नाइज करेंगे कि कौन से वो दो अकाउंट्स हैं जो इफेक्ट हो रहे हैं एक ट्रांजेक्शन की वजह से। उसमें सबसे पहले हमारे पास है बिजनेस सोल्ड गुड्स फॉर $5,000। सोल्ड, कोई चीज सेल हुई है। जब कोई चीज सेल करता है कंपनी तो इनकम जनरेट होती है, यानी ये किसका पार्ट आ गया? इनकम का। जो 5 हमने एसेट्स पढ़े, जो 5 हमने अकाउंट्स पढ़े थे उसमें एक इनकम भी था ना। इनकम, एक इनकम हो गया। गुड्स फॉर 5,000, बिजनेस ने कोई चीज सेल की है, इनकम जनरेट हुई है, कैश आया, कैश रिसीव किया। अब हम देखेंगे कि बिजनेस ने इनकम जो जनरेट किया यानी इनकम इंक्रीज हुआ। जब भी इनकम इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होता है। इसका मतलब कि बाद में लिखेंगे, पहले डेबिट वाली चीज लिखते हैं। यानी कैश हमारा इंक्रीज हुआ, कैश 5,000 कंपनी के पास आया। कैश जैसे ही इंक्रीज हुआ तो ये 5,000 से डेबिट हो गया। और इनकम जब भी इंक्रीज होती है, इनकम भी इंक्रीज हो रही है। कौन सी इनकम है? एक सर्विस इनकम होती है, सर्विस रेवेन्यू होता है, और एक गुड्स रेवेन्यू होता है। ये हमने गुड्स दिए थे तो ये हमारे गुड्स इनकम या रेवेन्यू इंक्रीज हुआ जो कि $5,000 से ही हुआ, तो ये हमारे पास क्रेडिट हो गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹7,500। अब फिर हमारे पास आ गए हैं एक ट्रांजेक्शन, दो अकाउंट्स इफेक्ट होंगे। वो दो अकाउंट्स इसमें से कौन से हैं? सोल्ड गुड्स, सोल्ड का मतलब एक अकाउंट हमें मिल गया, इनकम है हमारा। गुड्स ऑन क्रेडिट, सेकंड अकाउंट में मिल गया क्रेडिट। अब यहाँ पे क्रेडिट जो है, वहां पे हमारा क्रेडिट किस तरह था कि हमने सप्लायर से कुछ लिया था तो हमारा अकाउंट्स पेएबल था। सप्लायर को हमने पैसे बाद में पे करने हैं, उसको अकाउंट्स पेएबल कहा गया था। अब यहाँ पे क्या क्या सिचुएशन थोड़ी सी चेंज है कि सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, यानी बिजनेस ने जब अपने गुड्स सेल की हैं अपने कस्टमर को तो क्रेडिट पे की हैं, यानी अब हमारे कस्टमर ने हमें पैसे बाद में देने हैं। तो जब हमने हमने अपने कस्टमर से पैसे रिसीव करने हैं तो ये हमारा क्या होगा? अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल किसका पार्ट होता है? ये किसका पार्ट होता है? एसेट का। यानी ये एसेट की एक कैटेगरी है अकाउंट रिसीवेबल, लेकिन जो मेन हेड है वो एसेट ही है। ठीक है, ये दो चीजें आप लोगों ने याद रखनी है कि दो तरह के क्रेडिट होते हैं। अगर तो हमने अपने सप्लायर से कुछ लिया है, हम बिजनेस ने अगर सप्लायर से कोई चीज परचेज की है तो बिजनेस बिजनेस को इन फ्यूचर वो पे करना है तो वो अकाउंट्स पेएबल होता है। लेकिन अगर बिजनेस ने कस्टमर को कुछ चीज दी है और हमारे कस्टमर ने इन फ्यूचर हमें पेमेंट करनी है तो वो अकाउंट रिसीवेबल्स होता है। इसलिए यहाँ पे हमने अपने कस्टमर को दी है, हमारे कस्टमर ने हमें इन फ्यूचर पेमेंट करनी है तो हमारा अकाउंट रिसीवेबल्स होगा। अब यहाँ पे क्या है कि इनकम आ गई और एक एसेट आ गया। इनकम क्या हो रही है? जनरेट हुई है क्योंकि हमने चीज तो दे दी है, चाहे पैसे बाद में आए, रेवेन्यू तो हमारा जनरेट हो चुका है। अब इनकम जब भी इंक्रीज होती है, कंपनी का इनकम इंक्रीज हुई ना, यहाँ पे इनकम जब भी इंक्रीज होती है वो तो क्रेडिट होती है, इसका मतलब इसकी एंट्री बाद में होगी। अब यहाँ देखते हैं एसेट, अकाउंट रिसीवेबल्स भी इंक्रीज हो रहे हैं क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल्स इंक्रीज हुआ है कि इन फ्यूचर हमने अपने कस्टमर से पेमेंट लेनी है, इसलिए अकाउंट रिसीवेबल्स हमारा क्या हो रहा है? डेबिट। अकाउंट रिसीवेबल्स 7,500 से डेबिट हो गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारा था इनकम, इनकम हमारी क्रेडिट हो गई। वो क्यों?
क्रेडिट इसलिए हुआ क्योंकि ये भी इंक्रीज हुई है ना, हमारी इनकम भी इंक्रीज हुई है। इनकम जब भी इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट होता है। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 6। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो इसी का पार्ट है कि हमारे जो कस्टमर ने इन फ्यूचर 7500 देने थे, उसकी पेमेंट हमारे कस्टमर ने इन फ्यूचर कर दी है 3000। ये है, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन ये है कि रिसीव 3000 रुपीज फ्रॉम कस्टमर अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स। बता दिया, अब उसने क्रेडिट वाली बात नहीं कही, उसने कहा आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स जो थे ना, जो हमारे कस्टमर ने हमें इन फ्यूचर पैसे देने थे, उसमें से 3000 रुपीज हमारे कस्टमर ने दे दिए। अब दोबारा से हम दो अकाउंट्स वो वाले ढूंढेंगे जो एक ट्रांजेक्शन की वजह से इफेक्ट हुए हैं। सबसे पहला अकाउंट रिसीव 3000 रुपीज, 3000 रुपीज रिसीव हुए हैं यानी कैश मिल गया है। अब कैश क्या होता है, हमारा एसेट। ठीक है, एक हमें अकाउंट मिल गया। नेक्स्ट अकाउंट इज फ्रॉम कस्टमर अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स अकाउंट रिसीवेबल्स, यानी अकाउंट रिसीवेबल्स हमारा एसेट है। अब एसेट क्या हुआ, डिक्रीज हो गया हमारा। ये वाला अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज हो गया, जो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था ना कि हमने फ्यूचर में पैसे लेने हैं। अब 3000 हमें मिल गया है, इसलिए हमारा 3000 से अकाउंट रिसीवेबल्स डिक्रीज हो गया। अब हमारा कैश जो था, हमने कस्टमर से 3000 जब लिए हैं तो कैश आया है। कैश जब भी एसेट इंक्रीज होता है तो वो क्या होता है, डेबिट। इसलिए हमने फर्स्ट कैश लिखेंगे कि कैश 3000 इंक्रीज, अकाउंट रिसीवेबल्स डिक्रीज हो गया, अकाउंट रिसीवेबल्स क्रेडिट डिक्रीज हुआ 3000 से। ठीक हो गया। कैश आया, अकाउंट रिसीवेबल्स इसलिए कम हुआ है कि फ्यूचर की जो पेमेंट हमने अपने कस्टमर से लेनी थी उसमें से हमारी कुछ पेमेंट हमें रिसीव हो गई है। अच्छा, एक और बात याद रखें, क्योंकि मैं आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि मैंने गैप के साथ ये दो चीजें क्यों लिखी हैं। डेबिट जो चीज होती है वो फर्स्ट पे आती है और फिर एक गैप के साथ हम क्रेडिट वाली चीज लिखते हैं, इस तरह। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या कहता है कि पेड $4500 टू सप्लायर फॉर अमाउंट ओल्ड। ये वाला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने किया था कि हमने सप्लायर से अपना इन्वेंट्री परचेज की थी $12,000 पे। अब ये उसी का पार्ट है कि फ्यूचर में जो हमने अकाउंट्स पे करना था ना, यानी अपने सप्लायर को पैसे पे करने थे, उसमें हम अब ये कह रहे हैं कि हमने पे कर दिया $4500, हमने अपने सप्लायर्स को पे कर दिया। सबसे पहले हमने दो अकाउंट्स वो वाले ढूंढने हैं, एटलीस्ट टू अकाउंट्स वो वाले ढूंढने हैं जो हमारे इस ट्रांजेक्शन को जो हमारे सॉरी इस ट्रांजेक्शन की वजह से जो दो अकाउंट्स हमारे इफेक्ट हो रहे हैं वो वाले दो अकाउंट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। पेड 4500 टू सप्लायर, यानी कैश सप्लायर को जाएगा ना, कैश। एक तो हमारा कैश निकल आया जो कि एसेट है। नेक्स्ट अकाउंट कौन सा इफेक्ट होगा हमारा, अकाउंट्स पेएबल। अकाउंट्स पेएबल, अब आप लोग कहेंगे यहाँ पे तो कहीं है ही नहीं। ओड का मतलब यही होता है कि कंपनी कोई पैसे ओ करती है, यानी कोई पैसे अपने सप्लायर को देगी इन फ्यूचर, वो ओ करती है पैसे। तो इसलिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा कैश हमारा चला गया। अकाउंट्स पेबल पहले समझ लें हमारी लाइबिलिटी है। ठीक है, अब सबसे पहले हमने देखना है कि डेबिट कौन सी एंट्री है ताकि फर्स्ट पे लिखें, क्रेडिट कौन सी एंट्री है ताकि बाद में लिखें। पेड 4500 कैश टू सप्लायर। अब कैश हमारा एसेट था, एसेट जब भी हमारा पे कर लिया हमने अपने सप्लायर को, जब भी पे कर लिया हमारा कैश डिक्रीज हुआ ना, कैश चला गया हमारी तरफ से। जब भी कैश यानी एसेट डिक्रीज होता है तो वो क्या होता है, क्रेडिट, यानी ये बाद में लिखा जाएगा। अकाउंट्स पेएबल लाइबिलिटी, अकाउंट्स पेएबल यहाँ पे हमारा इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। वो क्यों, क्योंकि हमने 4500 अब पे कर दिए हैं। 4500 से डिक्रीज होगा कि 45 हमने अब पे कर दिए हैं, इसलिए हमारा अकाउंट्स पेएबल कम हो गया। अब हमारा अकाउंट्स पेएबल वो रह गया जो 12000 में से 4500 माइनस करेंगे तो वो अकाउंट्स पेएबल वो वाला इंक्रीज हुआ है, जबकि ये वाला डिक्रीज हो गया। अकाउंट्स पेएबल यानी लाइबिलिटी जब भी डिक्रीज होती है तो वो डेबिट होता है। डेबिट अकाउंट्स पेएबल। ठीक है, कितने से हो रहा है, $4500 से। नेक्स्ट हमारा कैश डिक्रीज हुआ है, कैश हमारा जब भी डिक्रीज होता है तो वो क्रेडिट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 इज पेड ऑफिस रेंट ₹2100 इन कैश। हमने अपनी कंपनी का ऑफिस जो रेंट पे लिया हुआ था उसका कैश पे कर दिया। इसमें कौन से दो अकाउंट्स हैं जो इफेक्ट हो रहे हैं इस ट्रांजेक्शन की वजह से, वो हम ढूंढेंगे। सबसे पहले हमारा है पेड ऑफिस रेंट। रेंट, रेंट क्या होता है, रेंट हमारा एक्सपेंस होता है। पहला तो हमें मिल गया एक्सपेंस, यानी कंपनी का एक्सपेंस हो गया, कंपनी ने 2100 कैश में दिया। सेकंड भी मिल गया कैश जो कि हमारा एसेट है। अब देखेंगे डेबिट पहले कौन सा और है क्रेडिट कौन सा आ रहा है। एक्सपेंस हमारा इंक्रीज हुआ है। एक्सपेंस इंक्रीज क्यों हुआ है, क्योंकि हमने अपने ऑफिस में पैसे लगाए हैं ना, एक्सपेंस हमारा इंक्रीज हो गया, हमने रेंट पे किया है, एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है। एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होता है तो वो डेबिट होता है। एक्सपेंस कौन सा एक्सपेंस है ये, रेंट एक्सपेंस। रेंट एक्सपेंस हमारा इंक्रीज हुआ है यानी डेबिट।
2100 से कैश चला गया अब हमारी तरफ से। कैश जब भी डिक्रीज होता है यानी एसिड जब भी डिक्रीज होता है वो क्या होता है, क्रेडिट। कैश भी हमारा 2100 हो गया। स्टूडेंट्स 9 एंड 10 क्वेश्चन जो बेस करता है वो दो ऐसे कॉन्सेप्ट्स पे करता है कि एक्सपेंस की टाइप्स पर और इनकम रेवेन्यू के टाइप्स पर। एक्सपेंस की भी दो टाइप्स होती हैं और इनकम की भी दो टाइप्स होती हैं, जो मैंने बहुत डिटेल में अपने चैनल में एक लेक्चर्स बनाए हुए हैं, प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाई हुई है। उसमें मैंने डेफिनेशंस, जर्नल एंट्रीज और इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हर इंडिविजुअल एक्सपेंस के टाइप्स का और हर इंडिविजुअल इनकम रेवेन्यू के टाइप्स का बनाया। अगर तो आप लोग बोला मेरा चैनल पे जाकर वीडियो देख लें, समझ लें उसको, तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा कि ये जो दो कॉन्सेप्ट्स हैं ये किस बेसिस पे चल रहे हैं। ये उन्हीं बेसिस पे चल रही हैं, एक्सपेंस और रेवेन्यू के टाइप्स पर। तो वो वाला जाके आप काइंडली लेक्चर देख लें, उस वीडियो को देखें, प्रॉपर समझें उसको, और बेशक फिर इन कॉन्सेप्ट्स को समझने जब आएंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा कि मैंने बात क्या की है यहाँ पे। ओके, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कहते हैं कि हमें वो दो अकाउंट्स ढूंढने हैं जो इफेक्ट हो रहे हैं इस ट्रांजेक्शन की वजह से। अब है एम्प्लॉइज अर्न सैलरीज ऑफ 2500 रुपीज। जो मैंने आपको कहा है कॉन्सेप्ट जाके आप लोग एक बार लर्न कर लें, उसमें पता चल जाएगा। अर्न का मतलब है कि एम्प्लॉइज ने अभी सैलरी ली नहीं है, अपना काम किया है। सिर्फ एम्प्लॉइज ने अभी अपनी कंपनी को सर्विसेज दी हैं, जॉब डन की है सिर्फ। अर्न का मतलब ये है। तो एम्प्लॉय ने अभी तक सैलरी नहीं ली बट पेमेंट विल बी मेड नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ। अब यहाँ पे से भी आपको पता चल गया था, ये तो एम्प्लॉय ने अभी तक तो सैलरी ली नहीं है, तो अर्न क्यों लिखा हुआ है? अर्न ये लिखा हुआ है कि एम्प्लॉइज ने अपनी जॉब कर ली है लेकिन उनको सैलरी जो है ना, पेमेंट कंपनी उनको नेक्स्ट मंथ देगी। अब इस अर्न का मतलब मैंने आपको बता दिया। अब हमें दो कैटेगरीज मिली है। एक पेमेंट विल बी मेड नेक्स्ट मंथ, यानी हमारा एक्सपेंस तो होगा ना, सैलरी एक्सपेंस। एक हमें मिल गया सैलरी एक्सपेंस। सैलरी एक्सपेंस क्या है? एक्सपेंस है। सैलरी एक्सपेंस इट्स सेल्फ एक्सपेंस है। जब भी एक्सपेंस हमारा इंक्रीज होता है, जब भी एक्सपेंस हमारा इंक्रीज होता है तो वो हमारा क्या होता है? सैलरी एक्सपेंस जब भी हमारा इंक्रीज होता है तो वो हमारा क्या होता है? डेबिट होता है। अब सैलरी एक्सपेंस जब इंक्रीज होगा तो हमारे पेबल इंक्रीज होगी ना। पेबल क्यों इंक्रीज होगी? क्योंकि हमने फ्यूचर में भी अपनी पेमेंट देनी है अपने एम्प्लॉय को। पेएबल सिर्फ सप्लायर्स के लिए नहीं होती। पेएबल का मतलब ये है कि इन फ्यूचर वी हैव टू पे सम अमाउंट टू आवर कस्टमर, टू आवर सप्लायर्स, एम्प्लॉइज और कोई भी ऐसा इंसान जिससे हमने सर्विसेज ली हो या कोई गुड्स ली हो। ठीक है, इसलिए अब हमारा नेक्स्ट, हमारा मैंने क्या बताया, नेक्स्ट मंथ में हमने पे करना है, जिसकी वजह से अकाउंट्स पेएबल, यानी अकाउंट्स पेएबल नहीं हम कहेंगे, हम सैलरी पेएबल कहेंगे। ठीक हो गया। सैलरी पेएबल, सैलरी पेएबल क्या होता है? लाइबिलिटी होती है। अब लाइबिलिटी भी हमारी इंक्रीज हो गई। अब देखेंगे पहले डेबिट क्या होता है। सैलरी एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, सैलरी पेएबल यानी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होता है। इसलिए डेबिट हमारा क्या हुआ? सैलरी एक्सपेंस। और क्रेडिट क्या हुआ हमारा? सैलरी पेएबल। कितने से हुई है? 2500। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रिसीव ₹6000 इन एडवांस फॉर सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड नेक्स्ट मंथ। यानी कंपनी ने पहले ही अपने कस्टमर से पैसे ले लिए हैं लेकिन कंपनी उनको सर्विसेज जो है वो अगले महीने देगी। यानी हमारे कस्टमर ने हमें प्री पेमेंट कर दी है, पहले ही पैसे दे दिए। कैश तो हमें आ गया, कैश पहले हमारा अकाउंट क्या मिल गया हमें? कैश। कैश तो इंक्रीज हो गया हमारा। अब क्या चीज हमारी ऐसी है जो हमने उनको देनी है, सर्विसेज देनी है नेक्स्ट मंथ? इसको हम कहते हैं अनअर्न्ड रेवेन्यू। अनअर्न्ड रेवेन्यू, रेवेन्यू यानी इनकम। अब ये भी हमारी इंक्रीज हुई है, यानी ये वाली इनकम भी इंक्रीज हुआ है। अब मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताऊं ये इंक्रीज क्यों हुई है। जो भी सर्विस हमें इन फ्यूचर देनी होती है उसको हम कहते हैं अनअर्न्ड रेवेन्यू। ये इनकम की टाइप है। जो मैंने आप लोगों को कहा कि एक्सपेंस और इनकम की टाइप्स ये डिस्कस हो रही है, तो आप लोग लेक्चर जाके देखें, आप लोगों को ईजी हो जाएगा समझने के लिए। ये वो अनअर्न्ड रेवेन्यू या इनकम है जो हम इन फ्यूचर अपने कस्टमर्स को देंगे, जबकि कैश हमें पहले ही मिल गया। कैश हमें मिल गया है, एसेट है। एसेट जब भी इंक्रीज होता है तो वो डेबिट होता है। एसेट इंक्रीज हुआ 6000 से, डेबिट। और इनकम, इनकम भी इंक्रीज हो रही है क्योंकि हमें पैसे मिल गए, इनकम तो हमने जनरेट कर ली है। ठीक है, इनकम जब इंक्रीज होती है तो वो क्या होता है? क्रेडिट, अनअर्न्ड रेवेन्यू। अब मैं आपको एक और बताऊं अनअर्न्ड का, अनअर्न्ड क्यों का है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था अर्न का मतलब है जॉब डन हो गई एम्प्लॉय की तरफ से, अनअर्न्ड का मतलब है जॉब जॉब अभी डन नहीं हुई अपने बिजनेस की तरफ से। ठीक है। 11 says the owner withdrew 1500 rupees cash for personal use। सबसे पहले वो दो अकाउंट्स हम ढूंढेंगे जो इफेक्ट हो रहे हैं इस ट्रांजैक्शन की वजह से।
अच्छा, टू अकाउंट्स कौन से? तो ऑनर विड्रू 1500 रुपीज। अब ऑनर ने कंपनी में से पैसे निकाल लिए अपने पर्सनल यूज के लिए। मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि पर्सनल यूज के लिए जब भी ऑनर कोई चीज विड्रॉ करती है तो वो क्या होता है, ड्राइंग्स होती हैं। और ड्राइंग्स किस चीज का पार्ट है? ऑनर्स इक्विटी का, क्योंकि ऑनर्स इक्विटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, जब भी एक कंपनी में से ऑनर जो है अपने लिए पैसे पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं तो उसको ड्राइंग्स कहते हैं। और ड्राइंग्स किस अकाउंट का पार्ट है? ऑनर्स इक्विटी का। सबसे पहले हमें मिल गया ऑनर्स वीडियो 1500 रुपीज। 1500 रुपीज का कैश बिजनेस से चला गया। कैश जो है कम हो गया, जो कि खुद एसेट है। नेक्स्ट अकाउंट कौन सा इफेक्ट हुआ हमारा? पर्सनल यूज। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स इफेक्ट हुई है, यानी ड्राइंग्स क्या चीज है? ऑनर इक्विटी। ठीक है, अब ऑनर, अब हम इसमें से देखेंगे ये कौन सी चीज डेबिट आएगी। कैश तो डिक्रीज हुआ तो वो तो क्रेडिट होगा। ऑनर्स इक्विटी जब भी डिक्रीज होती है तो वो क्या होता है? डेबिट होता है। डेबिट क्या हुआ हमारा? ऑनर्स इक्विटी। कितने से? 1500 रुपीज। नाउ क्रेडिट हमारी कौन सी चीज हो रही है? कैश। कैश हमारे पास से चला गया ना भाई, कंपनी में से कैश लेस हो गया। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसीव द बैंक लोन ऑफ रुपीज 20,000 इन कैश। एक कंपनी ने बैंक से लोन लिया 20,000 का कैश पे। दो चीजें इफेक्ट हो रही हैं। एक, बैंक लोन लिया। लोन क्या होती है कंपनी के लिए? लोन लाइबिलिटी होती है कंपनी के लिए। कंपनी के लिए लाइबिलिटी जो है इंक्रीज हुई है, क्योंकि लोन लेके कंपनी ने अपने पास रखना तो नहीं है ना, इन फ्यूचर कंपनी ने पे बैक भी करना है लोन को। 20,000 रुपीज इन कैश। कैश क्या है? कैश कंपनी के पास आ गया है, कैश इंक्रीज हुआ है। अब कौन सी चीज, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। कौन सी चीज इंक्रीज होती है इन दोनों में से? तो डेबिट होता है। कैश जब भी इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, क्योंकि कैश एसेट है। डेबिट हमने किया अपना कैश 20,000। ठीक है, क्रेडिट क्या चीज हो रही है हमारी? बैंक लोन। बैंक लोन इन फ्यूचर वी हैव टू पे। तो बैंक पेएबल का इसको नेम देंगे कि अकाउंट पेएबल से निकला है, लाइबिलिटी है कि इन फ्यूचर वी हैव टू पे यू बैक। तो दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ जाएगी तो आप लोगों के लिए और भी ईजी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को हर क्वेश्चन करने से पहले ये जरूर बताया कि एवरी ट्रांजेक्शन इफेक्ट्स टू अकाउंट्स। उसका मकसद था, एटलीस्ट 2 अकाउंट्स का बताने का मकसद था, यानी कम से कम 2 अकाउंट्स इफेक्ट करता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वो कितने भी अकाउंट्स इफेक्ट हो सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमारे 2 अकाउंट्स इफेक्ट नहीं होंगे, हमारे 2 से ज़्यादा अकाउंट्स इफेक्ट होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कितने अकाउंट्स इफेक्ट होते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, अ बिजनेस परचेज्ड अ डिलीवरी वैन कॉस्टिंग ₹30,000। हमें पता चल गया कि बिजनेस ने क्या परचेज किया है? डिलीवरी वैन, यानी एक वैन, व्हीकल। व्हीकल कंपनी ने परचेज किया। व्हीकल क्या है हमारा? एसेट है। एसेट कंपनी का इंक्रीज हो गया। पहला हमें अकाउंट पता चल गया जो इफेक्ट हो रहा है, इट पेड 10,000। सेकेंड, कैश चला गया, कंपनी का कैश लेस हो गया जो कि इट सेल्फ एसेट था। एंड ऑब्टेन्ड अ लोन ऑफ ₹20,000 फॉर द रिमेनिंग अमाउंट। फिर क्या हुआ? 20,000 रुपीज और लिए कंपनी ने, लोन लिया कंपनी ने उस चीज को पे ऑफ करने के लिए। ठीक है, फॉर द रिमेनिंग अमाउंट के लिए। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है कि एंड ऑब्टेन अ लोन ऑफ 20,000 फॉर द रिमेनिंग अमाउंट। 10,000 तो कंपनी ने कैश पे कर दिया, अब 20,000 ही चाहिए था ना व्हीकल परचेज करने के लिए, तो 20,000 का कंपनी ने क्या किया? लोन ले लिया। एक हमारे पास आ गई चीज, लोन। लोन क्या होती है? कंपनी के लिए पेएबल होता है, कि कंपनी ने इन फ्यूचर इसको पे करना है, तो लोन कंपनी का इंक्रीज हो गया। कितने अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं? 2 नहीं हो रहे, अब 3 अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं। एटलीस्ट से बात ऊपर आ गई है, 3 अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं। व्हीकल परचेज हो गया। एसेट जब भी इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, यानी डेबिट हमारे पास पता चल गया व्हीकल है। कितने से हो गया? 30,000, क्योंकि उसकी कॉस्ट है 30,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट में हमारा कैश डिक्रीज हो रहा था। एसेट जब भी डिक्रीज होता है तो हमारा क्रेडिट होता है। क्रेडिट हमारा क्या हो रहा है? कैश। कितने से? 10,000 से। ओके, एक और भी है। अब एक और हमारे पास है लोन पेएबल, यानी बैंक से जो लोन लिया था पेएबल वो इंक्रीज हो रहा है। पेएबल क्या चीज होती है? हमारी लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है वो भी क्रेडिट होता है। लोन पेएबल कितना हो गया हमारे पास? 20,000। इसको हमने गैप के साथ लिखेंगे ताकि आप लोगों को पता चले कि डेबिट क्या है और क्रेडिट क्या है।
ये हमारे पास आ गया 10,000 and 20,000. So this is the whole concept of double entry system, where we have discussed the definitions, where we have discussed when the debit increases, what happens, when credit increases, what happens, and vice versa. And we have covered all the practice questions that are important for you. और मैंने आप लोगों को जैसे बताया कि एक्सपेंस के टाइप जो एक्रूड एक्सपेंस होता है और प्रीपेड एक्सपेंस होता है, और इनकम रेवेन्यू की टाइप्स होती हैं, जो अनअर्न्ड रेवेन्यू होता है और एक्रूड रेवेन्यू होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स है, इनको भी आप मेरे चैनल में जाके डिस्कवर करें, चेक करें। मैंने उनकी भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाए हुए हैं आप लोगों को, उनमें भी मैंने जर्नल एंट्रीज बनवाई हैं। वो चीज़ भी अगर आप लोगों को समझ आती है, तो मैंने अब तक 13 क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं आपको A to Z समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपकी कोई भी फरमाइश होती है, अगर आप लोगों ने अपनी तरफ की, आपको कोई भी टॉपिक जो आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।